नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मेनली फोकस करता हूं मैं आईएएस के स्टूडेंट्स को, बाकी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली स्टाफ सिलेक्शन और बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज की तारीख है 14 जून 2018 गुरुवार। तो तपस्वी आईएएस एकेडमी और यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स कहता है वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो कैसे वीडियो कोर्स जो है 9 सब्जेक्ट्स का लिया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता हुआ 300 घंटे है, 350 प्लस लेक्चर्स है, 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स मटेरियल मिलेगा, द हिंदू एडिटोरियल, द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। इसके अलावा जो कोर्स है उसको आप 2019 के मेंस एग्जाम तक एक्सेस कर पाओगे। अनलिमिटेड रिवीजन है, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। और ये जो चीज है दोस्तों, गारंटीड फार बेटर देन योर ऑफलाइन क्लासेस, इट्स अ गारंटी। तो ये सारी चीजें विथ टैक्सेस मिल रही है 6000 रुपीज में। और अभी 2000 मेंबर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं इस वीडियो कोर्स के। तो सब्जेक्ट्स देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और न्यूली एडेड द यूपीएससी's फेवरेट एथिक्स। तो इसके साथ भी बहुत कुछ मिल रहा है, ये नहीं कि इतना ही है। दूसरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर फ्री मंथली करंट अफेयर मिल रहा है, गवर्नमेंट की 6 महीने की योजना है। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ, जीएस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की पीडीएफ, 30 मॉक पेपर्स जो 2019 की प्रीलिम्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो है वो हमारी जो मंथली करंट मैगजीन है जिसका नाम है गोल्ड 2019। तो आईएएस गोल्ड 2019 की 3 महीने की मैगजीन की आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ आपको दी जा रही है एकदम मुफ्त। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी www.upsciesexams.com से। तो ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, इसके एडवांटेजेस लेना मत भूलिएगा और वेबसाइट पर विजिट करें। और कोई भी क्वेरी हो तो चैट विंडो का इस्तेमाल करें, या फिर ऑप्शन नंबर 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं वहां पर भी आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहला जो करंट अफेयर है डैम सेफ्टी बिल को लेके आया है 2018। तो आप सबको पता था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल कहा है कि 90 से 93% तक का मानसून रहने वाला है। तो यहाँ पे जो बिल रखा गया था, प्रपोजल रखा गया था, तो उन्होंने यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर डैम सेफ्टी बिल 2018 को पार्लियामेंट के अंदर अप्रूवल दे दी है नरेंद्र मोदी लेड यूपीए गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे बिल जो है ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अंतर्गत काम करेगा। और यहाँ पे जो स्टेट लेवल जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो, और जो भी प्राइवेटली ओन डैम्स होते हैं, तो आपको लगेगा प्राइवेटली ओन डैम्स हो गए, हाँ होते हैं प्राइवेटली ओन डैम्स। तो ये सारे जो डैम्स होते हैं वहां पर ये चीज लागू की जाएगी, यानी कि जहां पर भी वर्ड डैम आता है वहां पर ये सेफ्टी बिल लागू किया जाएगा। तो बिल जो है वो सारे के सारे इश्यूज के ऊपर वर्क करेगा, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड हो यानी कि डैम सेफ्टी हो, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ डैम हो, कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी रिव्यू हो, इमरजेंसी एक्शन प्लान हो, ज़्यादा बारिश हो जाए कि उस सभी के कारण के ऊपर या फिर फ्लो बढ़ जाने के ऊपर कोई भी एक्शन प्लान हो, सारे ये इंक्लूडेड है। एडिक्वेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड जो है डैम सेफ्टी के लिए वो प्रोविजन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इंस्ट्रूमेंटेशन और जो सेफ्टी मैनुअल्स है ये भी इसके साथ कनेक्टेड पॉइंट्स है। तो ये जो बिल है ये एस्टैब्लिश करता है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को, जो जिसका नाम है एनडीएसए। जैसे आपको पता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस तरह से डैम के लिए है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। और ये एक रेगुलरी बॉडी है जो डिस्चार्ज करेगी किस तरह के फंक्शंस, कि भाई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो है डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग कंट्री के अंदर वो मेंटेन हो रही है कि नहीं, इसका सुपरविजन और कंट्रोल करेगी एनडीएसए। नाम फिर से दोहरा देता हूं, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद आता है सऊदी लेड कोलाइजन लॉन्च अटैक ऑन यमन पोर्ट सिटी। तो यमन एक कंट्री है, उसके पोर्ट सिटी के ऊपर सऊदी के अलाइड कंट्री ने प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले 3 सालों से, तो वहां पर अटैक वटैक कर दिया है। तो पहले मैप देख लेते हैं। तो ये है सऊदी अरब और ये मेन है, यहाँ पर यूएई भी बोला जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पे ग्रुप कंट्रीज होते हैं यूएई के, यहाँ पे ग्रुप कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रुप्स हैं, यहाँ पे यूएई के भी ग्रुपिंग कंट्रीज हैं। तो ये है उनका नेबरिंग कंट्री यमन, जो मिडल ईस्ट के अंदर लास्ट पड़ता है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सबसे नजदीक पड़ता है। तो यहाँ पे सना नाम की जो प्लेस है इसको पोर्ट सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये है हाउथी कंट्रोल,
और यहाँ पे ही है होदेदा। तो ये होदेदा जो है यहाँ पर 70% जो यमन का इंपोर्ट है वो यहीं से होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कंट्री, यहाँ पर कुछ उगता वुगता नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे यमन के लोग जो है वो इंपोर्ट से लेते हैं। तो 190% चीज़ें ये लोग इंपोर्ट करते हैं, उनमें से 70% जो इंपोर्ट है वो सिर्फ यही प्लेस से आता है। इवन 11 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो यमन की ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जीते हैं। यहाँ पर 1/4 मिलियन यानी कि 2.5 लाख जो लोग हैं वो जान गंवा सकते हैं अगर पोर्ट सिटी के ऊपर यहाँ पर कोई भी हमला होता है। तो हमला होगा तो यहाँ पे यूएन का कहना है कि 2.5 लाख लोगों की मृत्यु निश्चित है, और जो 3 लाख बच्चे हैं वो अभी होदेदा में रहते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो 3 लाख है, और जो बाकी 2.5 लाख के लोग हैं वो भी यहाँ पर मर सकते हैं, यानी कि टोटल 5.5 लाख पीपल कैन डाई अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी क्या हुआ है ये आपको बता दिया, फिर रीड आउट कर लेते हैं पहले से। एक सऊदी अरब led alliance of Arab state launched an attack on Yemen's main port city, Hodeida. The largest battle of the world aims to bring the ruling Houthi movement to its knee at the risk of worsening the world's biggest humanitarian crisis. तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे, यमन के अंदर है, और वहाँ पर जो लीडिंग पोर्शन है उनको घुटनों के बल झुकाने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही है। The assault marked the first time the Arab state has tried to capture such a heavily defended major city since joining the war 3 years ago against the Iran-aligned Houthis, who control the capital Sana'a and most of the populated areas. जो मैंने आपको बताया था सना, तो वहाँ और उसके आसपास के populated एरिया को ईरान का ही एक अलाइंड कंट्री जो है वो रूल करता है, और यहाँ पे अरब के बाजू के कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इसके वॉर के अंदर, और 3 साल पहले इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अरब वॉर प्लेन्स एंड वॉरशिप पाउंडेड हौथी फोर्टिफिकेशन to support ground operation by foreign and Yemeni troops massed south of the port city of Hodeida in Operation Golden Victory। तो कौन सा ऑपरेशन हुआ था? गोल्डन विक्ट्री ऑपरेशन हुआ था, जहां पर फॉरेन और यमन के ट्रूप्स जो है उनको कुचलकर वहां से हटा दिया गया था। तो वहां पर क्या क्या चीज आई थी अरब की ओर से? वॉर प्लेन्स और वॉरशिप जो है यमन की तरफ से आई थी हाउथी के अंदर ये जगह खाली कराने के लिए। The war began 3 years ago against the Iran-aligned Houthis who control the capital Sana'a and the most of the populated areas। तो ये पॉइंट मैंने फिर से रिपीट इसलिए किया है कि ये मिस नहीं होना चाहिए। वॉर 3 साल पहले शुरू हुई थी ईरान के अलाइड कंट्री हाउथीज ने, और यहाँ पे जो कंट्रोल है वो उनका है कैपिटल सना नाम की जगह के ऊपर। तो यहाँ पे जो पोर्ट है ये एक मेन रास्ता है, क्योंकि जो 90% चीजें आपको पता है यहाँ पे लिखा मैंने, देखिए 90% जो चीजें हैं जैसे कि फूड हो, फ्यूल हो, मेडिसिन हो, जो सारी चीजें यमन में यूज होती है वो यमन में इंपोर्ट होती है। उनमें से 70%, जैसे मैंने आपको मेल जो पीडीएफ पिक्चर वाली स्लाइड थी वहां पर बताया, तो वहां पे 70% मेन थिंग जो है होदेदा के अंदर वो यही पोर्ट से आती है, होदेदा से। यमन के अंदर होदेदा पोर्ट से 70% चीजें आती है, बाकी अलग अलग जगहों से जो दरियाई पार्ट है वहां से 20% ही चीजें आती है। तो यमन की 8.4 मिलियन पॉपुलेशन जो है, यानी कि तकरीबन 84 लाख लोग जो है वो ऑलरेडी फेमाइन की स्थिति से, ड्रॉट की स्थिति से वहां पर परेशान है। और वहां पर अगर इस तरह की अटैक वगैरह की स्थिति होती है तो लोग और सत्ता क्या करती है, वहां पर सत्ता जो है सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड कंडीशन, जो लोग जो है वो एंडेंजर्ड कंडीशन के आ जाते हैं सत्ता वालों के कारण से। तो यहाँ पे 2 देशों की लड़ाइयों के बीच के अंदर जो आम आदमी है यमन के अंदर वो सफर कर रहा है। 11 लाख तो बच्चे हैं, उनमें से 3 लाख चिल्ड्रन जो है होदेदा के ऊपर अगर अटैक होता है और इस जगह के ऊपर अगर ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक, तो मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबकी सिचुएशन जो है एक तरह से फेमाइन से ग्रस्त है। तो ये जो पिक है मैप से लिया है 13 मई से, 13 मई का पिक है, एक दिन पुराना है। बात के पॉइंट के ऊपर आते हैं। चाइना और इंडिया ने एक बात डिस्कस की है कि ये ऑयल के जो बढ़ते दाम है, ओपेक कंट्रीज जिस तरह से हमें लूट रहे हैं, वहां पर हमें करना चाहिए ग्रुप, और हमें बना लेना चाहिए एक ऑयल बायर्स क्लब, जिसको बोलेंगे OBC, ऑयल बायर्स क्लब। तो इंडिया और चाइना ने इसके ऊपर डिस्कशन की। तो क्यों किया, क्या हुआ, इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन। तो ये है 14 कंट्रीज, पहले तो आपको बता दूं 14 कंट्रीज,
ये सारे के सारे ओपेक के मेंबर हैं और ये जो है इनका बिलियन बैरल प्रोडक्शन है पर ईयर। तो ये याद रख लीजिए। ओपेक कंट्रीज के अंदर कितने कंट्री, ओपेक ग्रुप के अंदर कितने कंट्रीज है, 14 कंट्रीज है। और ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, ये नंबर्स है हर कंट्री का पर ईयर बिलियन के अंदर प्रोडक्शन। तो सबसे कम किसका है, गैबोन का। ओके हाँ, गैबोन का ही सबसे कम है। और जो वेनेजुला है वो तो यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया दोनों से कंबाइन करेंगे तो और वेनेजुला से ज्यादा प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई देता है। तो वेनेजुला है वो इंडिविजुअली 302.25 बैरल और इन्होंने ही हमें बोला था कि हम आपको 30% डिस्काउंट के ऊपर देंगे। कि कैसे कि अगर आप हमारी जो डिजिटल करेंसी है, जो हमारी ऑयल बैक्ड करेंसी है, उसके माध्यम से अगर हम आप हमें पेमेंट करते हैं तो इक्वाडोर है वो 8.27 बिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करता है, वेनेजुला 302.25 बिलियन बैरल्स, अल्जीरिया 12.2 बिलियन बैरल्स पर एनम, लीबिया 48.36 बिलियन, इराक 148.77 बिलियन बैरल पर ईयर, ईरान 157.2 बिलियन बैरल पर ईयर, कुवैत 101.5 बिलियन बैरल पर ईयर, कतार 25.24 बिलियन बैरल पर ईयर, यूएई 97.8 बिलियन बैरल पर ईयर, सलमान का सऊदी अरब की किंग सलमान का सऊदी अरब 266.21 बिलियन बैरल पर ईयर, गबोन का 2 बिलियन बैरल पर ईयर और अंगोला 9.52। तो ये ओपेक के मेंबर कंट्रीज है। कोई मिडिल ईस्ट के अंदर है, कोई साउथ अमेरिका के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये मिडिल ईस्ट है और अलग अलग जगहों पे ये 14 ग्रुप है और ये उन्हीं को इंक्लूड करते हैं अपने ग्रुप के अंदर जो बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखते हो यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पर इन लोगों का जो हेड क्वार्टर है वो यहाँ पर कहीं नहीं है, ये है यूरोप के अंदर। यहाँ पे यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया के कैपिटल सिटी में। ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी कौन सा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हमें ये बताइए कि इनका कैपिटल कहाँ पे है। तो बात करते हैं करंट अफेयर में जो मुद्दा है उसके ऊपर। इंडिया जो है वो बनना चाहता है चाइना, जापान, साउथ कोरिया से, ताकि जो ओपेक मेंबर कंट्रीज है वो जिस तरह से हमसे पैसा ले रहे हैं उसके साथ कुछ कम्युनिकेट कर सके, और नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, हम यूएस का क्रूड ऑयल परचेज करेंगे और एशिया के अंदर उसको एंट्री दिलाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसर जो ग्रुप है ओपेक का वो एकदम से अपनी मोनोपोली जमाते हुए बहुत ज्यादा पैसा लेता है। तो इंडिया और चाइना ने इसके ऊपर डिस्कशन की कि हम लोग बनाते हैं ओबीसी ऑयल बायर्स क्लब। तो यहाँ पे जो सेलर है वो सिर्फ ओपेक कंट्रीज है, तो हम सोचेंगे कि भाई यूएस से भी क्रूड ऑयल परचेस कर सकते हैं, एशिया के अंदर इन लोगों से ऑयल लाएंगे और जो ऑयल ब्लॉक है उन लोगों का हटाएंगे, यूएस को हम तक पहुंचाने के लिए जो ब्लॉक लगा है वो हटाएंगे। तो इंडिया और चाइना जो है वो अभी वर्क कर रहा है कि भाई ओपेक कंट्रीज के ऊपर किस तरह से उनकी जो डिक्टेटरशिप है उसको खत्म किया जाए और ये क्रूड ऑयल के जो ये बढ़ाते दाम है उसके ऊपर कुछ करे, क्योंकि सिर्फ इंडिया और चाइना दोनों मिला के वर्ल्ड का 17% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं और ये हमारे लास्ट ईयर का डेटा है। तो अभी हम लोग इतना इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कुछ इज्जत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं। और हमने सोचा कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएस क्रूड ऑयल का वो भी इतना सफिशिएंट है कि एशिया तक क्रूड ऑयल पहुंचा सकता है, और जो ओपेक कंट्रीज है वो इंडिया को 60% ऑयल प्रोवाइड कराते हैं, बाकी का ऑयल जो है हम अपने हिसाब से और दूर से कहीं अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लगेगा कि और दूसरे कंट्रीज, हाँ ऑब्वियसली ओपेक के अलावा भी ऐसे कंट्रीज है 14 मेंबर्स के अलावा कि जो खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और हम खुद भी अपना ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन कट है ओपेक कंट्रीज के द्वारा कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन के ऊपर धीमी गति कर दी और प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया, तो इससे इंटरनेशनल ओवर प्राइसेस जो है वो 4 साल के अंदर सबसे हाई हो गए। मई के अंदर आपको पता है 68 रुपीज पर बैरल, $68 पर बैरल तक पहुंच गया था मई 2018 में। तो यहाँ पर 3.8 रुपीज पर लीटर पेट्रोल के अंदर प्राइस में इजाफा हुआ, 3.38 रुपीज पर लीटर डीजल के अंदर प्राइस में इजाफा हुआ। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 है यूएस, 4th नंबर पे है जापान और 5th नंबर पे है साउथ कोरिया, सैमसंग कंपनी वाला, नॉर्थ कोरिया नहीं।
तो ये 5 इस तरह से है, यानी कि चाइना, यूएस, इंडिया, जापान और नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड के 5 और क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स है। तो ये जो 4 द 4 नेशन अकाउंट्स फॉर ओवर अ थर्ड ऑफ ऑयल इंपोर्टेड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो 4 कंट्रीज है वो वर्ल्ड का 1/3 ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। यानी कि पहले 4 जापान, यानी कि नीचे से करेंगे तो जापान, इंडिया, यूएस और चाइना, ये 4 मिला के वर्ल्ड का 33% क्रूड ऑयल जो है वो खुद इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए रियलिटी के अंदर, अगर एशिया के अंदर इतने सारे इंपोर्टर्स पड़े हैं क्रूड ऑयल के, तो जो यूनाइटेड अरब और जो ओपेक कंट्रीज है उन लोग को तो हमको स्पेशल डिस्काउंट देना चाहिए कि भाई आप इतना बड़ा बल्क परचेज करते हो। लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, हम लोगों के ऊपर और महंगा पेट्रोल बेचता है और हमको बोलता है कि एशियन कंट्रीज के अंदर शिपमेंट करने के लिए हम आपसे एशियन प्रीमियम चार्ज करेंगे। और वो सोने की गाड़ियों में घूमते हैं और एशियन बायर से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो इस चीज से इंडिया, जापान दोनों को तकलीफ है, क्योंकि दोनों को, इंडिया और जापान दोनों के ऊपर ये लोग हैं एशियन प्रीमियम लगाते हैं। और इसको यूरोप ने भी अपोज किया है, क्योंकि यूरोप के ऊपर भी ये लोग प्रीमियम लगाते हैं, वहां पे उनका कैपिटल होने के बावजूद। तो यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना है, अगर उनकी चोटी को अपने हाथ में लेना है तो इंडिया, चाइना, जापान, इन लोगों को मिलके, साउथ कोरिया, इन सबको मिलके 4 कंट्रीज है, 4 कंट्री अगर मिलेंगे तो 4 कंट्री को मिलके इन लोगों को ऑयल बायर्स क्लब जरूर से बनाना चाहिए। और जो ये बैन लगा है कि यूएस वाले लोग वहां पे पेट्रोल नहीं बेच सकते हम लोग को क्रूड ऑयल, ये हटाना काफी जरूरी है। अगर आपको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक के माध्यम से हमें बताइए, कमेंट करें कुछ, ताकि हम आपसे कुछ जान सके। व्यू पॉइंट्स बताइए। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में कहां पर, ऑस्ट्रिया में कहां पर ओपेक कंट्री की हेड ऑफिस है, वो हमें बताइए, हेडक्वार्टर कहां पे है। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर नया वीडियो बनाना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, तो हमें बताइए, हम 3 दिन के अंदर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। मैं आपसे रोज अनुरोध करता हूं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। और वीडियो कोर्स के लिए www.upsciexams.com पर विजिट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।